हरे कृष्णा। ज्योतिष कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज तक के जो क्लासेस हुए सक्सेसफुली हमने 3 राशियाँ कवर कर चुके हैं। एरीज, दूसरी राशि हुई हमारी टॉरस और तीसरा हुआ जेमिनी। तो 3 राशि कंप्लीट करने का हमने सोचा एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब हम पढ़ते जाते हैं लेकिन कुछ डाउट्स होते हैं, छोटे डाउट्स होते हैं, बड़े डाउट्स, कोई भी डाउट्स, लेकिन अगर वो सॉल्व नहीं होते हैं तो मन में एक ये लगा रहता है कि अरे ये कैसे हुआ। वो मन में पूरा उसी चीज़ को लेके पूरा मन में मंथन चलते रहता है। तो मैंने कल बोला था आज क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग, कुछ लोग टेलीग्राम पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे, कुछ लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे, और कुछ जो फेसबुक के क्वेश्चन थे वो सबको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सभी एक भगवान से प्रार्थना करके एक क्लास को चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो हमने अभी तक जो कुछ ही पढ़े हैं, बहुत लोग का मैंने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं, और उसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम वो टेलीग्राम के क्वेश्चंस देखते हैं। किसी व्यक्ति के, ये अंकुर त्यागी जी ने पूछा है, किसी व्यक्ति के राशि के बारे में कैसे पता करें कि उसकी राशि क्या है, हाउस प्रिपरेशन कैसे करना है, और किसी की कुंडली देखकर प्रेडिक्शन कैसे करें। तो 2-3 चीज होती है, मैंने पहले भी बताया है। जैसे ये कुंडली होता है हमारा, इसमें 12 घर होते हैं टोटल। ठीक, हम सभी को मालूम है ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, ये 12 घर होते हैं। ये राशियां नहीं है, 12 घर होते हैं। इस 12 घरों में कोई भी राशि हो सकती है। तो ये जो पहला घर होता है, ये जो होता है इसको पहला घर बोलते हैं, इसको लग्न बोलते हैं। ठीक, कोई भी आदमी के लिए लग्न हमेशा ये पहला घर ही लग्न होता है, वो बदलता नहीं है। ये लग्न हो गया, लग्न के बाद दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां, 6वां। तो ये 12 भाव भी बोल सकते हैं इसको, या 12 घर भी बोल सकते हैं। ठीक, इसके बाद 12 राशियां आती हैं। ठीक, ये जो 12 राशियां होती है वो एक काल चक्र के इस पे 360 डिग्री एंगल पे 12 राशियां अरेंज होती है ऐसे करके। ये राशि ऐसे घूमते रहती है ऊपर में, आकाश में। तो ये राशियां घूमती रहती है, तो हर समय कोई ना कोई राशि उदित हो रही है, कोई ना कोई राशि अस्त हो रही है। जैसे आप देखेंगे सुबह में सूर्य उदय होता है और शाम को सूर्य ढल जाता है।
तो अभी दुनिया में कहीं ना कहीं पे सूर्य उदय हो ही रहा होगा और कहीं ना कहीं पे सूर्य ढल रहा होगा। दुनिया गोल है, पृथ्वी गोल है, तो उसके चारों तरफ ऐसे उदित और अस्त होते ही रहता है। लेकिन सूर्य एक है इसलिए ऐसा लगता है, लेकिन राशियाँ क्या है, पूरा 360 डिग्री कवर करती है, ये काल चक्र है। तो ये ऐसे घूम रही है, मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे हैं, और ये ऐसे 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 घूम रही है, ठीक। तो हमेशा इस डायरेक्शन में कोई ना कोई राशि उदित हो रही होगी, कोई इधर उदित हो रही होगी, कोई अस्त हो रही होगी। तो 24 घंटे में हर टाइम पे कोई ना कोई राशि जरूर उदित हो रही होगी, ठीक। तो जिस समय हमारा जन्म होता है, किसी का जन्म सुबह 5 बजे हो सकता है, किसी का 12 बजे, किसी का शाम को 4 बजे, किसी का रात में 3 बजे। तो जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय पूर्वी क्षितिज पे, यानी कि ईस्टर्न होरिजन, पूर्व दिशा में जो राशि उदित हो रही होती है, कोई भी राशि उदित हो सकती है, जो राशि उदित हो रही होती है वो राशि हमारे पहले घर में आता है। यहाँ राशियों का नंबर क्या होता है, 1 से 12 तक। मान लीजिए उस समय कर्क राशि उदित हो रही है, तो जो पहला जो घर होगा उसमें क्या होगा, नंबर 4 नंबर होगा, क्योंकि कर्क राशि 1 2 3 4, चौथा जो राशि है वो कर्क राशि होती है, ठीक। तो कर्क का नंबर 4 होता है। तो ऐसे करके सारे राशि सीरियली ही अरेंज होते हैं, क्रमानुसार ही अरेंज होते हैं। वो राशियों का क्रम फिक्स होता है। पहला राशि हमेशा मेष होगा, ठीक। दूसरा राशि हमेशा टॉरस होगा, वृषभ। इसी तरह तीसरा राशि हमेशा जेमिनी होगा, चौथा हमेशा कैंसर होगा, पांचवा लियो, छठा वर्गो। इनका क्रम हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन ये क्रम में कौन सा राशि यहाँ पे आएगा वो फिक्स नहीं होता है। किस घर में कौन सा राशि आएगा, और दिन के किसी भी समय में वो राशि चेंज हो सकता है। तो मान लीजिए किसी का जन्म हुआ उस समय चौथी राशि कैंसर राशि जो थी वो पूर्वी क्षितिज में हो गई थी, इसलिए लग्न में हमें क्या हो जाएगा, उसका कैंसर राशि होगी। तो लग्न का जब राशि फिक्स हो जाता है उसके बाद क्रमानुसार अगले घरों में वो जो राशियों का नंबर होता है फिक्स। तो जैसे चौथा है, चौथे के बाद अगला क्रम क्या आएगा, 5वां। तो 5वां राशि आपका दूसरे घर में आ जाएगा, उसका छठा राशि आपके तीसरे घर में आ जाएगा, 7वां राशि चौथे घर में आ जाएगा, 8वां राशि 5वें घर में, फिर 9वां, 10वां, 11वां राशि 8वें घर में, 12वां राशि 9वें घर में, 12 तक हो गया। फिर 1 से चालू हो जाएगा। पहला राशि आपको आ जाएगा 10वें घर में, दूसरा 11वें घर में, तीसरा आपका 12वें घर में। तो ऐसे चार्ट बन जाता है। जब ऐसे चार्ट बनता है तो हर घर में एक एक राशि आ जाती है। तो ये जिसका चार्ट है, ये जिसका हॉरोस्कोप है, उसको हम क्या बोलेंगे, ये कैंसर एसेंडेंट का हॉरोस्कोप है। क्यों, क्योंकि कैंसर जो राशि है वो एसेंडेंट में है। लग्न को इंग्लिश में एसेंडेंट बोलते हैं, एसेंडेंट बोलते हैं। आप देखोगे एस करके लिखा होगा, जगन्नाथ सॉफ्टवेयर में इसको शॉर्ट फॉर्म में देखोगे एस लिखा होगा। इनके पास जगन्नाथ सॉफ्टवेयर में देखिए हमेशा पहला घर में एस लिखा होगा। एस मतलब होता है एसेंडेंट, एस मतलब होता है एसेंडेंट, एसेंडेंट मतलब होता है लग्न। तो जैसे हम बोलते हैं, जैसे बहुत बार हमने बताया गया क्लास में, जैसे मैंने जेमिनी के बारे में हम चर्चा करें तो हमने बताया था लियो लग्न वाले जो होंगे वो हमेशा फोन पे वो बहुत कम्युनिकेशन में रहते हैं। तो अब मैंने बोला लियो लग्न वाले होंगे तो कम्युनिकेशन में, तो ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि लियो लग्न यानी कि लग्न में कौन सा है, लियो। लियो कौन सा होता है, 5वां राशि होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लग्न में हमारा 5वां राशि हो जाएगा। देखिए लियो लग्न वाले के लिए बनाता हूँ। लियो लग्न वाले का 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। तो जब मैं बोलता हूँ लियो एसेंडेंट वाले का ये होगा, इसका मतलब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि लियो जो राशि है वो लग्न में है और बाकी सब राशि कहाँ कहाँ पे है वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आना चाहिए। क्योंकि हर घर का एग्जाम्पल देते समय हर घर का राशि बता नहीं सकते, तो एक बताते हैं कि एसेंडेंट में कौन सा राशि है, उसके अनुसार सारे राशि आपके दिमाग में फिट होने चाहिए।
तो लियो असेंडेंट वाले का जेमिनी कहाँ जाएगा? 11वें घर में जाएगा। ये अपने आप आना चाहिए। लियो असेंडेंट वाले के तीसरे घर में क्या जाएगा? लिब्रा राशि जाएगा, 7वां जो राशि है। ठीक, तो ऐसे फिट होना चाहिए। तो कुछ लोग हमसे सवाल पूछे थे कि आप जब बोलते हैं कि कैंसर असेंडेंट है, लियो असेंडेंट है या टॉरस असेंडेंट है, तो इसका मतलब समझ में नहीं आता, फिर आप कैसे प्रेडिक्शन कर देते हैं? मैं ऐसे प्रेडिक्शन करता हूँ कि लियो असेंडेंट है तो वो उसके तीसरे घर में जाकर कौन सा राशि पड़ रहा है और उसका जो तीसरा राशि है वो किस में पड़ रहा है। ठीक, लियो असेंडेंट वाले के लिए अगर टॉरस के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम बोलेंगे लियो असेंडेंट वाले का, तो इसका मतलब वो टॉरस राशि कहाँ पे जाके पड़े वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आना चाहिए। वो लियो असेंडेंट मतलब टॉरस राशि सेकंड घर में पड़ रही है, टॉरस राशि 10वें घर में पड़ रही है और उसके दूसरे घर में 6ठा राशि पड़ रहा है और वो राशि बन रहा है। ठीक है, ये क्लियर है? ये बहुत बेसिक चीज है, क्योंकि मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ खुद से सीखें, क्योंकि हर चीज़ क्लास में ऐसे सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं। मुझे मालूम है आप लोग में से बहुत लोग नए हैं, पहली बार ज्योतिष सीख रहे हैं, लेकिन आपको खुद से बहुत मेहनत करना पड़ेगा सीखने के लिए। आप ऐसा सोच रहे कि सिर्फ मेरा क्लास अटेंड करेंगे और सीख जाएंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। मैं अभी शुरू में बता रहा हूँ, आपको क्लास के बाद दिन भर आपको समय देना पड़ेगा, तभी आप ज्योतिष से, जब तक वो एक ये बोलते हैं ना, अंदर से वो आग नहीं जल रही कि मुझे ज्योतिष सीखना है, तब तक मैं कितना भी बता दूँ, मैं सालों भर तक कोर्स कर दूँ, आप वो सीख नहीं पाएंगे। रात में कोई 2 बजे उठा के बोले कि मेरा ये है, क्या प्रॉब्लम है, तो आपको उस समय दिमाग में घूमना चाहिए कि हाँ अभी कौन सी राशि उदित हो रही है। अगर ऐसा डेडिकेशन है, ऐसा भरा हुआ है दिमाग, तभी आप ज्योतिष सीख पाएंगे। हाँ, एक बार सीखने के बाद फिर आप फ्रीली, उतना आपको स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कोई आदमी पहली बार ड्राइविंग करना सीखता है ना, बाइक भी सीखता है, तो उसको हर चीज़ देखना पड़ता है ना, गाड़ी का हैंडल सीधा है कि नहीं ना, गाड़ी लेफ्ट या राइट से मुड़ है कि नहीं, रास्ता कौन सा है, फिर किधर मुड़ना है, गाड़ी स्लिप तो ना खा जाए, तेल है कि नहीं, मिरर में भी देखना है, आगे वाले को साउंड भी देना है। तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन उसको एक साथ याद करना पड़ता है। ब्रेक पे ध्यान है कि नहीं, क्लच पे ना, क्लच मार के फिर ब्रेक मारना है, क्लच मार के फिर गियर चेंज करना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब एक बार आदमी बाइक चलाने सीख जाता है अच्छी तरह से, बहुत प्रैक्टिस होता है, तब वो आराम से चलाता है। कभी कभी एक हाथ से ही पकड़ के चला लेता है ना, तब उसके लिए कुछ ध्यान में नहीं, वो बातें करते रहता है और बाइक चला लेता है, और इट्स लाइक जस्ट कैट वॉक फॉर हिम ना। लेकिन इस पोजीशन तक आने के लिए उसको वो सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तभी वो अच्छा से बाइक चला पाता है आगे चल के। वो शुरू में उसने बहुत ध्यान दिया। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप जो है, आप खुद से सेल्फ स्टडी करिए, खुद से बुक्स लाइए, खुद से पढ़िए, सिर्फ क्लास पे डिपेंडेंट नहीं हो। ठीक, तो हाँ, तो इनका क्वेश्चन था कि हम राशि को कैसे समझेंगे। ठीक, अब ये जो घर बन जाता है हमारा, ये जो हॉरोस्कोप बन जाता है, इसमें 9 ग्रह बैठते हैं। वो 9 ग्रह कहीं भी बैठ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये वाला जो है, इसको थोड़ा भी कर देते हैं, इसको थोड़ा फिर से बनाते हैं, अच्छा से समझ में आ जाए। तीन चीज होता है, एक हमारा होता है लग्न, एक होता है राशि। बहुत लोग ये कंफ्यूजन होता है कि लग्न ही राशि है, फिर राशि किसको बोलते हैं। आपका अब इसमें देखिए, तो 9 ग्रह होते हैं, कहीं ना कहीं बैठे होते हैं। तो चंद्रमा जहाँ पे भी बैठा होता है वो आपका राशि कहलाता है।
बोलते हैं ना आपकी कौन सी राशि है ना, आप कौन सी राशि में जन्मे हो। तो कौन सी राशि आपका लग्न नहीं होता है। चंद्रमा, मान लीजिए चंद्रमा आपका यहाँ पे बैठा है, ठीक है, तो आपकी राशि हो गई मेष। यहाँ क्या है, 1 नंबर है, 1 नंबर क्या होता है, मेष। तो आपकी राशि हो जाएगी मेष, इसको एरीज बोलेंगे। अगर चंद्रमा चौथे घर में बैठा है तो आपकी राशि हो जाएगी लिब्रा। 7 नंबर क्या है, लिब्रा, या इसको हिंदी में तुला, नहीं हाँ तुला बोलते हैं, तुला राशि। अगर चंद्रमा आपके 11वें घर में बैठा है तो आपकी राशि हो जाएगी वृषभ, टॉरस। तो चार्ट में चंद्रमा जहाँ पे भी कहीं पे भी बैठा हो सकता है, और जहाँ पे भी बैठा है उस घर में जो राशि है वो आपका राशि कहलाता है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा जन्म तो अप्रैल में हुआ तो मेरा राशि मेष है। ऐसा नहीं होता है। अप्रैल में जन्मने वाले लोग का कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि ये राशि चक्र 12 महीना में 24 घंटा में पूरा पूरी घूम जाती है। एक दिन में पूरा राशि चक्र 360 घूम के आती है। तो जब उसका जन्म हुआ उस समय कौन सा राशि में चंद्रमा था वो देखना पड़ेगा। और 1 महीने के अंदर चंद्रमा भी पूरा राशि चक्र घूम जाता है। यानी कि आप बोलेंगे अप्रैल महीने में जन्म हुआ इसलिए मेरा ये राशि है, कभी आप फिक्स नहीं बोल सकते। अप्रैल महीने में चंद्रमा 12 राशि घूम के आती है, समझ रहे हैं। तो वो आपका राशि होता है। ये कंफ्यूजन क्यों होता है, फिर लोग बोलते हैं कि हम तो ये देखते हैं कि हमारा जो इस महीना में जन्मे उनका भविष्य फल ये होगा। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य का भी एक राशि होता है, ठीक। सूर्य एक राशि में 1 महीना तक रहता है। जैसे मैंने बताया था क्लास में कि हर 14-15 तारीख के आसपास संक्रमण होता है, सूर्य का संक्रमण होता है। सूर्य एक राशि छोड़ के दूसरे राशि में एंटर करती है। तो सूर्य जैसे कोई अप्रैल महीने में जन्मा तो हो सकता है सूर्य उस समय मेष राशि में या फिर पीसेस में। तो उसके अनुसार वो प्रेडिक्शन देते हैं, ना कि चंद्रमा जो आपका राशि है उसके अनुसार प्रेडिक्शन देते हैं। आपका राशि हमेशा चंद्रमा से देखा जाता है। हर ग्रह कोई ना कोई राशि में होता है, और हर महीने में जो राशि बदलता है वो है सूर्य का राशि। और चंद्रमा का राशि क्या होता है, हर 2-3 दिन में बदलते रहता है, हर 2-3 दिन में बदलते रहता है, ठीक। ये था। तो ये वाले चार्ट में इस आदमी का जो राशि होगा वो होगा मेष राशि, और इसका लग्न जो होगा, लग्न कौन सा राशि, देखिए लग्न में क्या बैठा है, 4 नंबर। 4 क्या होता है, कर्क। तो इसका कर्क लग्न का होगा, कर्क लग्न या कैंसर लग्न बोलेंगे, ठीक। जब भी मैं बोलूँ कि कर्क एसेंडेंट या कैंसर एसेंडेंट, तो आपको दिमाग में ये पूरा आ जाना चाहिए। कैंसर एसेंडेंट मतलब लग्न में कैंसर है ना, 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न है, 10th हाउस में एरिस है। ये पूरा फिट होना चाहिए। ऐसे आपके दिमाग को ऐसे चालू रखना पड़ेगा। तो ये चीज़, तो राशि हमेशा याद रखिए। आपसे कोई पूछता है ना कौन सा राशि, तो आप देखिए चंद्रमा कहाँ पे बैठा हो, चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो वही आपका राशि होता है। और लग्न जो पहले घर में जो राशि होती है वो आपका लग्न कहलाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंडली प्रिपरेशन और हाउस प्रिपरेशन सेम है या अलग? अगर अलग है तो कुंडली कैसे बना सकते हैं? देखिए कुंडली प्रिपरेशन, हाउस प्रिपरेशन, एक्चुअली इसको कुंडली बोलते हैं जो हमने बनाया है। ये जो है इसको कुंडली बोलते हैं, इसी को हॉरोस्कोप भी बोलते हैं इंग्लिश में, या इसको बर्थ चार्ट, तीनों एक ही चीज़ होता है। तो कुंडली बनाना ऐसा कुछ ही नहीं कि आपको इंटरला के घर बनाना है, या जो भी जन्म के समय जो होता है आप इसको मैनुअल कैलकुलेशन करके, पहले के जो एस्ट्रोलॉजर थे वो मैनुअल कैलकुलेशन करके निकालते थे। आजकल ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके मिल जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो हमारा बहुत टाइम बचता है।
क्योंकि पहले ये सब कैलकुलेशन करके निकालने में 2-3 दिन लगता था। आज आप बस डालो और 5 मिनट के अंदर आपका चार्ट बन के आ जाता है। तो आप इस चीज़ पे फोकस मत करो कि कैसे सीखना है। मतलब कि जानने के लिए मैंने बहुत बेसिक्स बताया है कि कैसे सूर्य चंद्र घूमता है, हर अपने राशि में घूमते रहता है, कैसे बैकवर्ड मूवमेंट होता है, तो कितने डिग्री पे है, इसका मतलब वो कहाँ पे है, ये सब निकाल सकते हैं। मैंने बताया भी था थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके, लेकिन उसी में फंसे नहीं रहे, क्योंकि वो चीज़ आप कर भी लेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये चीज़ आजकल रेडीमेड आती है बनी। तो कुंडली प्रिपरेशन जो है आपका 3 चीज़ लगता है इसके लिए। आपका जन्म का समय, आपका जन्म स्थान और आपका जन्म की तारीख। तो ये 3 चीज़ें पता है, क्योंकि ये तीनों चीज़ों का इस पर इफेक्ट पड़ता है। जन्म की तारीख तो बहुत मस्त है, क्योंकि हर डेट में ग्रहों का पोजीशन अलग अलग होता है। जन्म का स्थान का ही महत्व है। मान लीजिए कोई इंडिया में जन्मा, कोई अमेरिका में जन्मा, तो दोनों समय ना जो दोनों जगह पे अलग अलग टाइम पे सूर्योदय होता है, अलग अलग टाइम पे उस राशि का उदय होता है। तो इसलिए जन्म का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं उसके अनुसार टाइमिंग बदल जाता है। थोड़ा भी टाइमिंग बदलने से ग्रहों का पोजीशन बदल जाता है। और जन्म का समय ना, समय भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब सिर्फ तारीख जान लिए कितना 15 अप्रैल को हुआ है, लेकिन 15 अप्रैल को किस समय हुआ है वही बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर 2 घंटे में राशि जो उदित राशि जो होती है लग्न, वो बदलते रहता है। इसलिए समय जानना बहुत जरूरी है। तो ये तीनों अगर मालूम हो, आप देखोगे जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें आप जो कुंडली बनाना चाहते हो, हॉरोस्कोप बनाना चाहते हो या बर्थ चार्ट बनाना चाहते हो, ये तीनों चीज़ मस्ट मांगते हैं। बहुत सारे ऐप आते हैं मोबाइल में, उसमें भी आप डाल के देख सकते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे मैंने एक सॉफ्टवेयर बताया था जगन्नाथ होरा, ये सॉफ्टवेयर अच्छा है, फ्री में अवेलेबल है, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसके कुछ सेटिंग्स होते हैं, कुछ इंस्टॉलेशन होते हैं। मैंने इनका डॉक्यूमेंट भी भेजा था आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उसमें देखिए सब कुछ उसमें दिया हुआ है, इंस्टॉलेशन लिंक भी दिया हुआ है, इवन सॉफ्टवेयर भी मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर लिंक से डाउनलोड नहीं होता, आप डायरेक्ट टेलीग्राम से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके कुछ सेटिंग्स है, वो सेटिंग्स उस तरह चेंज करिए, और उसमें फिर आप नया, जब वहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऊपर में एडिट का, ऊपर एक टैब आता है एडिट, और इसके नीचे आता है बर्थ डेटा। जब एडिट बर्थ डेटा करते हैं तो आपको, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर है, ठीक। यहाँ पे ऊपर में देखिएगा सबसे ऊपर ये क्या पे है, एडिट यहाँ पे एक टैब आ रहा है एडिट बोल के, ठीक। जब खोलेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये आपको खुल जाएगा। यहाँ पे एक एडिट है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे, और जब ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बर्थ डेटा, चेंज टाइम जोन, ऐसे करके। तो यहाँ पे जो बर्थ डेटा है सबसे ऊपर वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे देखिए, तो यहाँ पे ऐसे करके टैब खुल जाएगा आपका। इस टाइम में देखिए, यहाँ पे देखिए बर्थ डेट डालना है ना, अगस्त में जन्म हुआ 19 अगस्त 2021, ये आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं देख रहा हूँ, यहाँ से आप ऐसे क्लिक करेंगे तो कोई भी चुन सकते हैं, अप्रैल, यहाँ पे क्लिक करके आप 19 को 14 बना सकते हैं, ईयर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक। यहाँ पे जॉर्जियन कैलेंडर रखते हैं, फिर बर्थ टाइम हम लोग देखते हैं, कितने बजे जन्म हुआ, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकेंड। यहाँ से आप AM PM भी डाल सकते हैं। AM मतलब हुआ रात को 12 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक के समय में जन्मा है, तो उसको AM बोलते हैं। या फिर दोपहर में 12 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक के बीच में जन्मा है, तो उसको PM बोलते हैं। तो ये डाल सकते हैं, जेंडर जो है वो डाल सकते हैं। तो ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा टाइम हो गया, और ये डेट हो गया। अब यहाँ पे प्लेस डालते हैं, सिटी नेम। जैसे मैंने यहाँ पे जैसे रांची डाला है, ठीक। आप कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपके इसका है।
मान लीजिए यहाँ पे आपने पुणे में जन्म हुआ तो यहाँ पे पुणे डालिए, ठीक। पुणे डाल के अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आता है, सर्च इन यूएसए एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर वो जगह यूएसए में है जहाँ आप जन्मे हैं तो आप यूएसए के इसमें सर्च कर सकते हैं। अगर वो यूएसए में नहीं है, यूएसए के अलावा कहीं भी है, तो आपको यहाँ पे सर्च करें। जब यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी वो जगह का नाम दिखाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने सर्च किया तो अभी देखिए पुणे बोल के, पुणे से रिलेटेड बहुत सारी जगह है, लेकिन हमको कौन सा देखना है, इंडिया वाला देखना है। तो देखिए ये जो ऑप्शन है पुणे इंडिया, यहाँ पे देखिए पुणे इंडिया। तो इसको जब हम सिलेक्ट करते हैं, ऐसे इसको सिलेक्ट कर लिए पुणे इंडिया, तो पुणे का जो भी लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, जो कुछ भी डिटेल है वो अपने आप यहाँ पे आ जाता है, ठीक। उसके बाद ये तीनों भरने के बाद आप ओके पे क्लिक करिए, ठीक। जब ओके पे क्लिक करते हैं तो ये जो चार्ट है हमारा ऑटोमेटिक बन के आ जाता है। इसको बोलते हैं D1 चार्ट या राशि चार्ट। तो ऐसे करके आपके बड़ा वाला लैपटॉप में तो 4 चार्ट दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे करके आ जाते हैं। ये आपका डिटेल होता है, यहाँ पे नेटल चार्ट का डिटेल, डेट, टाइम जोन, प्लेस, लूनर ईयर, तिथि, वैदिक डेट, ये सब डिटेल होता है। ये आपके सारे ग्रहों का डिटेल होता है, कौन सा ग्रह कितने लॉन्गिट्यूड पे है, कौन से नक्षत्र में है, नक्षत्र के कौन से पद में है, कौन से राशि में है, और नवांशा चार्ट में कौन से राशि में। तो इतना डिटेल आपको दे रहा है। इसको आप ऊपर नीचे करके भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे राइट साइड में आएंगे, इस साइड में यहाँ पे देखिए, इसको नीचे करेंगे तो और भी बहुत सारे डिटेल रहते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी आप इसको नीचे देख सकते हैं ऐसे करके। तो ये चीज़ है, इसको फिर आप सेव भी कर सकते हैं। इधर फाइल में जाएंगे तो सेव एज करके इसको सेव कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति का कुंडली है उसके नाम से सेव करके भी रख सकते हैं। सेव करके रखने से बार बार आपको वही डेटा बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगली बार आपको जब खोलना है तो सीधे यहाँ पे ओपन जाके डायरेक्ट जो भी आपने सेव किया है वो खोल सकते हैं इधर से। तो ये चीज़ हुआ। तो कुंडली और हॉरोस्कोप बनाने में ऐसे आजकल मैनुअली बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। किसी भाव का स्वामी मजबूत है, यह कैसे ज्ञात होगा? जैसे मैंने बताया था ये पहले भी, कि बहुत सारे तरीके होते हैं भाव का स्वामी मतलब ग्रहों का स्ट्रेंथ जानने का। तो देखिए मैंने एक बताया था, यहाँ पे देखिए आप बेसिक्स लिखा हुआ है, बेसिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बगल में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ। एक रेडीमेड तरीका है जानने का। आप स्ट्रेंथ पे जाएंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे खुलेगा आपके पास ग्राफ बन के। तो ग्राफ आपको अभी उतना समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए नीचे देखिए, यहाँ पे आता है अदर स्ट्रेंथ या अष्टक वर्ग। तो अदर स्ट्रेंथ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसे खुलेगा, और सबसे ऊपर में देखिए सारे प्लैनेट का स्ट्रेंथ दिया हुआ है। यहाँ पे इसको नीचे करिएगा, देखिए सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न। तो ये सर्डबल जो है, यहाँ से आप देखिए प्लैनेट का स्ट्रेंथ समझ सकते हैं, कितना स्ट्रेंथ है प्लैनेट का। इसका 588 है, इसका 376 है, इसका 373 है सैटर्न का। तो ऐसे करके आप सब प्लैनेट का स्ट्रेंथ जान सकते हैं। एक प्रिंसिपल होता है अष्टक वर्ग प्रिंसिपल। इसमें हर प्लैनेट जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से वो हर भाव में कुछ स्ट्रेंथ दे रहे हैं, हर घर में कुछ स्ट्रेंथ दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए सन का है तो सन देखिए कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे 12वें घर में बैठा है मान लीजिए। तो 12वें घर में सन जो बैठा है वो यहाँ पे 4 स्ट्रेंथ दे रहा है, बाकी लग्न में वो 2 दे रहा है, इसमें 3 दे रहा है। ऐसे करके हर ग्रह जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से कहीं ना कहीं वो हर घर में कुछ अपना बल दे रहे हैं, और ये सबका मिला के जो टोटल होता है वो ऐसे ही, इसको अष्टक वर्ग बोलते हैं। इसमें देखिए मान लीजिए कोई घर जो है, यहाँ पे देखिए तीसरा घर है वो 31 पॉइंट इसको मिला है, 10वां घर है उसको 36 पॉइंट मिला है, और 12वां घर को 21 पॉइंट मिला है। इससे मतलब क्या है, जो 10वां भाव है वो स्ट्रॉन्ग है, उसको ज़्यादा इफेक्ट मिल रहा है,
और जो 12वां घर है उसको कम इफेक्ट मिल रहा है, तो ये भाव का हुआ। और इधर हम लोग ग्रहों का देख सकते हैं। तो अब अष्टक वर्ग के बारे में खुद ही पढ़िए, गूगल पे आपको मिल जाएगा, या फिर जो बुक्स है आपके पास उधर मिल जाएगा। ये चीज़ आप कहीं से भी सीख सकते हैं। तो ऐसे हम स्ट्रेंथ जानते हैं। दूसरा चीज़ होता है, एक एस्पेक्ट के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो भी ग्रह जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से बैठ के वो दूसरे जगहों पे भी नज़र रखते हैं ना। हर का देखने का नज़रिया अलग है। जैसे कोई अब सीधे 7वें घर देखता है, कोई 5वां 7वां 9वां तीनों घर देखता है, कोई 4था 7वां और 8वां ये तीनों घर देखता है। तो एक्चुअल जिस डिग्री पे वो बैठा है, घर में भी हो सकता है, कोई घर के एकदम शुरुआत में बैठा है, कोई एकदम लास्ट में बैठा है, कोई एकदम बीच में बैठा है। तो अगर वो यहाँ पे बैठा है तो इसके जो 7वां घर है यहाँ पे, तो उसका नज़र यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। इस डिग्री पे कोई ग्रह होगा तो इधर होगा तो कम होगा नज़र। तो एक्चुअल एस्पेक्ट वैल्यू आप इधर से भी देख सकते हैं, कौन सा ग्रह किसको देख रहा है। यहाँ पे है, यहाँ पे आप कर्सर लेके आइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, यहाँ पे कहीं पे भी कर्सर लेके आइए और वहाँ पे राइट क्लिक करिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करेगा तो ऐसे ऑप्शंस खुलेंगे। इसमें आप नीचे की तरफ आइएगा, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है एस्पेक्ट टेबल विथ रिलेशनशिप, दिखाई दे रहा है सबको। थोड़ा ऊपर उठा देते हैं, हो सके नीचे कभी कभी कट जाता है, और सबसे ऊपर उठा दीजिए। यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन जो हाईलाइट है एस्पेक्ट टेबल विथ रिलेशनशिप, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ऐसे ये खुल के आएगा। इसको थोड़ा बीच में ला देते हैं। सबको दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए इस चार्ट में समझने के लिए सन जो है, सन कहाँ पे, 12वें घर में। 12वें घर से कौन कौन से घर में वो नजर डाले हुए देखिए। तो यहाँ पे देखिए टोटल एस्पेक्ट वैल्यू 100 है मान लीजिए, तो वो 6ठे घर को कितना एस्पेक्ट दे रहा है, 77 एस्पेक्ट दे रहा है। 8वें घर में 27 एस्पेक्ट दे रहा है। 10वें 11वें भाव में 0 एस्पेक्ट दे रहा है, मतलब वहाँ पे उसका दृष्टि नहीं है। 5वें घर में सबसे ज़्यादा दे रहा है, 94 दे रहा है 100 में। तो ऐसे हम हर ग्रह का देख सकते हैं, वो जहाँ पे बैठे वहाँ से कौन से घर में कितना अपना दृष्टि डाल रहे हैं। और इसमें भी देखिए कलर का भी बहुत महत्व है। लाल कलर से है इसका मतलब वो क्रूर दृष्टि डाल रहा है। अगर हरे कलर से है इसका मतलब वो बहुत ही अच्छा दृष्टि डाल रहा है, ऐसे करके मीनिंग है। इसके बाद ये सब चीज़ का यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, नीचे देखोगे जैसे ऊपर की तरह बना हुआ है तो वो एग्जाल्टेड है, उच्च का है। ऐसे नीचे की तरफ तीर दिया हुआ है तो वो डेबिलिटी। जैसे सन देखिए, सन में यहाँ पे क्या है, ऊपर की तरफ तीर है तो एग्जाल्टेड है। क्यों? सन देखिए एरीज राशि में है। एरीज राशि फायरी होता है, बताया था। एरीज राशि में सन एग्जाल्टेड होता है। मरकरी डेबिलिएटेड है, क्योंकि मरकरी में नीचे का सन बना है। मरकरी कहाँ पे, यहाँ पे देखिए मरकरी 12वें राशि में, पीसेस में। मैं बताया था पीसेस में जाके मरकरी डेबिलिएटेड हो जाता है नीचे, क्योंकि पीसेस जो राशि है वो सेक्लूजन का राशि है, लोनलीनेस का राशि है। और मरकरी है वो कम्युनिकेशन का कारक है। तो कम्युनिकेशन जो आदमी बहुत बातें करता है, ऐसे आदमी अगर सेक्लूजन में चले जाए तो वो क्या होता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, डेबिलिएटेड हो जाता है। इसलिए मरकरी यहाँ पे डेबिलिएटेड हो गया है। उसके बाद बहुत सारे सिंबल है ना, मूल त्रिकोण, स्वगृह, अधिमित्र, मित्र गृह, तो ये सब सिंबल का अलग लगेंगे। तो ये देख के आप एक बार खोल के देखेंगे खुद से बाद में। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको सॉफ्टवेयर में दिया रहता है। इतने इन्फॉर्मेशन आप खुद से कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैनुअली आजकल कोई कैलकुलेट नहीं करते हैं। आप कर सकते हो कुछ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपका जो मेन बिजनेस है वो है आपको कंसल्टेशन देना, जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर के पास आता है तो आपका टाइम सेविंग होता है अगर आप सॉफ्टवेयर ऐसे यूज करते हो तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, हरे कृष्णा प्रभु जी, पिछले जन्म में गुरु के लिए कुछ कर्म बाकी है, यह कुंडली से कैसे पता करें?
इज इट रिलेटेड टू स्पिरिचुअल? आपका जो जन्म है, हर चीज का कुछ, ये क्या है जो चार्ट है वो आपको पेंडिंग कर्म दिखाता है, आपके क्या क्या कर्म बाकी है। तो बेसिकली हर ग्रह जिस पोजीशन में बैठा है वहां से कोई ना कुछ तो पेंडिंग बाकी है, तभी वो वहां पे आके बैठा है। वो ऐसे ही आके वहां पे बैठ नहीं गया, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए मैं देखता हूँ आजकल जो लोग सब है, आप किसी के पास जाओ ना, वो आपको सीधे रेमेडी बताते हैं, ये आपका ये खराब हो रहा है, आप ये रेमेडी ले लो, आपका ठीक हो जाएगा, आप ये कर दो ठीक हो जाएगा ना। सिर्फ पोस्ट डालते रहते हैं, ये रेमेडी करना चाहिए, आपका ये खराब हो रहा है तो ये दान करने से ठीक हो जाता है। ये सबसे गलत तरीका है एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करने का, क्योंकि मैं रेमेडी के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं प्रैक्टिस कर रहे हम लोग, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। रेमेडी देने के पहले आपको पहले प्रेडिक्शन देना होगा, आपको समझना पड़ेगा आखिर में वो ग्रह वहां पे आके क्यों बैठा, क्या इसके कर्म होंगे जिसके कर्म वहां पे आके बैठा है, तब रेमेडी काम कर। मतलब कि पहले बिना डायग्नोसाइज किए पेशेंट को आप उसको मेडिसिन दे रहे हो, ऐसा है। क्योंकि रेमेडीज बैक फायर करती है, कोई भी रेमेडीज आप डालते हो अगर वो बैक फायर करती है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रही तो जो लोग होते हैं ना ऐसे नेट पे खोल के देख लेते हैं, इस चीज़ का ये रेमेडीज है, मेरा भी पत्नी के साथ प्रॉब्लम चल रहा है तो हमको ये कर देना चाहिए और ठीक हो जाएगा। कभी भी ऐसे रेमेडीज नहीं करने चाहिए, कभी भी ऐसी सलाह नहीं देनी चाहिए। इवन जो एस्ट्रोलॉजर बिना प्रेडिक्शन दिए आपको रेमेडीज देता है, उसके रेमेडीज भी नहीं लेना चाहिए। तो आप पहले प्रेडिक्शन करना सीखो, रेमेडीज दूर की बात है। प्रेडिक्शन करने के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा कि आखिर ये ग्रह यहाँ पे बैठा है तो क्यों बैठा है, क्या कारण है, आपको समझना पड़ेगा पहले। किसी के जैसे मंगल है, मंगल 7वें घर में, एक माता जी उन्होंने मेरे को एक चार्ट भेजा था जस्ट ऐसे ही, तो उनका 7वें घर में, शायद 7वें घर में 6ठे राशि में मंगल था, मंगल और शनि था, तो ये मांगलिक है। तो मंगल आप आखिर में मांगलिक क्यों बने, क्या ऐसा कर्म है? हर चीज का रेमेडी करने की जरूरत नहीं होती है। आप अगर प्रेडिक्शन करना पहले सीखो तो मांगलिक है, वहां पे मंगल क्यों बैठा है ये पता नहीं। अगर आप वो माता जी सुन रही है लाइव क्लास, आपका जरूर, आपके जो पिताजी होंगे जरूर किसी न किसी के शादी में कुछ झगड़ा हुआ होगा, किसी के शादी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा, उसमें आपके पिताजी इन्वॉल्व हुए होंगे। क्यों? ये है दो, ये सॉरी, बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 7वां घर है। इसमें वर्गों का साइन है, इसमें है मंगल और शनि। अब ये मांगलिक बने, क्यों मांगलिक बने? वो माता जी है, आप अगर सुने तो आप कंफर्म कर सकते हैं। आपके जो पिताजी होंगे वो किसी के शादी में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा या झगड़ा हुआ होगा, ये आपका कर्म है, इसलिए वहां पे आपके मंगल आके बैठा है। इसलिए आप मांगलिक बने, इसलिए आपकी शादी में भी प्रॉब्लम होगा। अब आप जब ये चीज जानते हैं, आप ये चार्ट देखिए, आपने ये प्रेडिक्शन किया, ऐसा हुआ होगा, तो वो एक बहुत बड़ा कर्म है। आप फिर ये कुछ कर्म जो होता है ना, उसको सिर्फ झेलना ही अच्छा होता है। आपने वो कर्म किया है ना, तो आपको ही वो कर्म भुगतना है। ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी हुआ तो तुरंत रेमेडी कर ले। जैसे आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हो तभी आप हॉस्पिटल में जाते हो, सैलाइन चढ़ाते हो,
ना। ऐसा नहीं कि एक छींक आ गया तो डॉक्टर के पास चले गए और दवा ले ली, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो जो कुछ कुछ कर्म होते हैं उसको रेमेडी से नहीं हटाना चाहिए, वो कर्मा को झेल लेना ही ज़्यादा अच्छा है। ये कर्म हुआ है आपके फैमिली में, तो उसी के फल के कारण, उसी का जो फल है आपको मिल रहा है, आपके चिल्ड्रन को मिल रहा है। उनके पिता ने कर्म किया, उसका फल उसके बच्चे को मिल रहा है। कुछ कर्म ऐसे रहते हैं, जैसे हमारा चार्ट कनेक्टेड होता है हमारे फैमिली से, हमारे पूर्वजों से। तो हम जिस डायनेस्टी में, जो भी हमारे एंसेस्टर है, उनके कुछ कर्म है, हो सकता है उनमें किसी ने स्त्री को कुछ प्रॉब्लम किया हो, तो वो आपको चांसेस देते हैं, उस फैमिली को चांस देते हैं कि वो कर्म सुधारने के लिए। आपके दादा ने किया, आपके पापा ने उस कर्म को झेले, वो पूरा नहीं कर पाया, तो फिर वो आपके कुंडली में आएगा, आप उसको पूरा करोगे। तो जब आप इसके पीछे का मैकेनिज्म जानते हो, तब आप नहीं सोचते हो कि मैं इसको रेमेडी करूं या ना करूं। ये जो चार्ट है, इनको अब इनका जो रेमेडी है, जैसे मंगल का जो रेमेडी है, इनको कुछ प्राइवेट पार्ट्स में कुछ डिजीज होगा जरूर, ये जिसका भी चार्ट है। क्योंकि ये देखिए छठा राशि है, छठा राशि रोग ऋण शत्रु का होता है और मंगल होता है। मंगल बहुत फायरी प्लैनेट होता है, और ये 7वां घर हमारे प्राइवेट पार्ट्स को भी दर्शाती है। तो ये ऐसे आप पहले प्रिडिक्शन करो, फिर देखो उससे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या उसके लाइफ में। नहीं हो रहा तो रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम है तभी रेमेडीज करिए। इसका एक रेमेडी है कि आप, अच्छा यहाँ पे मंगल आया, इसका एक और भी कारण है। आपने कभी कोई बच्चे को कुछ दान, कुछ साइकिल या मोटरसाइकिल ऐसे कुछ देना था और आपने उसको मना कर दिया, जिसके कारण उसका फल, उसका जो इफेक्ट है वो आपके मैरिज लाइफ में आएगा। कोई मांगा होगा ऐसे ही, कोई आपके चाचा का जो भी आपका भतीजा है, चाचा के बेटा या फिर मामा का बेटा, कोई तो ऐसे उसको बात आई होगी साइकिल देने के लिए या फिर मोटरसाइकिल या कुछ ऐसा। मार्स जो है रिप्रेजेंट करता है व्हीकल्स, ये सब चीज़ को। तो कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपने देने से मना किया होगा, तो फिर उसका इफेक्ट आपके इस पे आएगा। आप जैसे फिर वो रेमेडी आप करोगे, आप उसको साइकिल या मोटरसाइकिल, तो फिर जो इफेक्ट होगा मंगल का वो आपका कम हो जाएगा, क्योंकि वो पेंडिंग कर्मा है आपका, आपको उस कर्म को निकालना है। तो आप हर घर में ये देख के रेमेडी बनाते हो कि आखिर में वो ग्रह वहां पे क्यों आया, किस कारण से आया, और उसके अनुसार फिर रेमेडी डिजाइन करते हो। हर घर में ये मंगल अलग तरीके से एक्ट करेगा। ठीक, यहाँ पे मैंने क्यों ऐसा बोला, देखिए 8वें घर का स्वामी होता है, सॉरी 8वां जो राशि है स्कॉर्पियो, इसका स्वामी मंगल होता है, और इसका स्वामी आके 7वें घर में बैठा है, बुध के राशि में बैठा है ना। मैं ये जितने प्रेडिक्शन दिया कैसे दिया है, तो ये देखिए, ये जो 9वां घर है वो पिता के घर होता है। तो यहाँ से आके पिता के घर का स्वामी यहाँ के बैठा है, पिता के कारण मैरिज में प्रॉब्लम हो रहा है। पिता ने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण मैरिज में प्रॉब्लम हो रहा है। क्या कर्म किए, तो मैरिज में प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब मैरिज, किसी के मैरिज में जाके लड़ाई की, किसी का मैरिज रुकवाया होगा, या कुछ तो ऐसा कुछ वो उधर जाके कुछ झगड़ा हुआ होगा जिसके कारण उसको ये कर्म मिला है। फिर उसके एंसेस्टर में किसी ने ऐसा किया होगा। क्वेश्चन किया ही वैसे कि क्या पिताजी का पाप हमको भी भोगना पड़ेगा? हाँ, वो मैं आऊँगा क्वेश्चन पे। तो इसलिए मैंने प्रेडिक्शन किया कि होगा। ठीक, अभी देखिए छठे राशि में, इसलिए मैंने बोला किसी बच्चे को अगर आप मंगल की चीजें दान में दोगे, छठा जो है मरकरी का राशि है, तो वो आपका कर्म जाए, क्योंकि उससे क्या होगा, मंगल का जो कर्म है वो कटेगा। तो मंगल के सामान क्या हो गए, जैसे स्कूटर हो गया, बाइक हो गया, साइकिल हो गया। तो छोटे बच्चे क्या चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, इसलिए मैंने साइकिल बोला। जैसे ही आप ये करोगे देखोगे आपके उसमें इफेक्ट। फिर मैंने बोला इसके प्राइवेट पार्ट्स में कोई डिजीज हो सकते हैं। छठा जो राशि है
वो रोग ऋण शत्रु का होता है, रोग का राशि है। और ये 7वें घर में, 7वें घर हमारे प्राइवेट पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। और उसमें मंगल और शनि है, दोनों क्रूर ग्रह है। मंगल फायरी प्लैनेट है, तो कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम देगा जरूर। तो ऐसे ऐसे हमको देख के प्रेडिक्शन करना है, मतलब डायरेक्ट रेमेडी पे, प्रभु जी मेरा 6ठे घर में राहु और केतु है, क्या रेमेडी है, ऐसे नहीं देखते हैं। ऐसे आप कभी भी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाएंगे, कभी भी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये तरीका ही नहीं एस्ट्रोलॉजी सीखने का। एस्ट्रोलॉजी सीखने का तरीका, पहले आपको बेसिक्स पे बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। मैं आपको राशि और ग्रह के बारे में अगर आप इतना ही सीख लिए ना तो बहुत है। और मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको 5% भी नहीं सिखा रहा हूँ जितना वास्ट एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन ये बेसिक्स है। अगर ये नहीं सीखे और आप इधर उधर भागते रहे, मेरे को दशा सीखना है, मेरे को जैमिनी सूत्रम सीखना है, भृगु सूत्रम सीखना है, काल चक्र दशा सीखना है, तो बिलीव में ऐसे लोग कभी भी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाते, कभी भी नहीं सीख पाएंगे। और उनसे एक भी प्रेडिक्शन नहीं होता है, चार्ट आने के बाद एक भी प्रेडिक्शन, वो चार्ट को देखते रहते हैं आप, क्योंकि आपने कभी बेसिक नहीं सीखा। आप क्या करो, जैसे हम लोग अगर जो भक्त लोग हैं इसको नहीं बोलते हैं कि जब भी आप आते हो तो पहले प्रभुपाद के बुक्स पढ़ा करो ना, पहले 10 साल तक सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद का बुक्स पढ़ा करो, उसके बाद आप कोई और बुक्स पढ़ो ना, और किसी के द्वारा लिखे। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि प्रभुपाद का बुक्स आपको वो स्ट्रेंथ देगा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत बेसिक है। सारे आपके जो फिलोसफिकल डाउट्स है वो सब क्लियर करते हैं। उसके ऊपर आप जो भी, वो अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए उसके ऊपर फिर आप जो भी फ्लेवर डालो वो एक्स्ट्रा इफेक्ट ऐड करेंगे। लेकिन आपको बेसिक सीखने के लिए प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद के लेक्चर सुनना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। जैसे ये पेंटिंग किया हुआ है दीवार पे, राइट, तो इसके ऊपर सीमेंटिंग डाला हुआ है, पुट्टी डाला हुआ, उसके बाद पेंटिंग डाला हुआ है। तो जो आप जो बेसिक सब सीख रहे हैं राशि के बारे में, ग्रह के बारे में, वो है आपका सीमेंटिंग का काम, पुट्टी का काम। और बाकी सब जो चीज़ है वो पेंट मारने की तरह है, ऊपर से जो भी कलर मारो, लेकिन मजबूती पेंटिंग उसको नहीं दे रहा है, मजबूती उसको ज़्यादा कौन दे रहा है? जो सीमेंटिंग का जो काम किया हुआ है वो। तो अब इधर उधर जमना, पहले जो मैं टेक्निक सिखाऊं, इसी टेक्निक को प्रैक्टिस करते करते आपका सालों 2 साल लगेगा इसको मास्टर करने में। मैंने अभी तक इतना सिखा दिया है सिर्फ 3 राशि में। अब मैंने ये चीज़ आपको स्पेशली बोला नहीं था, लेकिन ये चीज़ जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ये चीज़ मैंने क्लास में पढ़ाया है, मंगल के बारे में पढ़ाया है, मैं वहीं से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ जो क्लास में पढ़ाया है। लेकिन आपने कभी ऐसा तरीके से नहीं सोचा होगा, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया। आप जब डिफरेंट चार्ट्स को लेकर प्रैक्टिस करोगे, जब आप तो आपका थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगा, आपका प्रेडिक्शन एबिलिटी बढ़ेगा। तो धैर्य रखिए, एक एक करके चीज़ों को सीखिए, अच्छे से सीखिए, टाइम दीजिए उस पर, क्लास के नोट्स बनाइए, दिन में बैठ के प्रैक्टिस करिए, तब आप सीख पाएंगे ना। आप चलते ट्रेन में दौड़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दी पहुंच जाएंगे ना। ट्रेन चल रही है, वो अपने स्पीड से चल रही है, उसका जब टाइम पहुंचने का होगा वो आपको पहुंचाएगी। आप सोचेंगे नहीं ट्रेन भी चल रही है, मैं भी ट्रेन के अंदर दौड़ता हूँ और भी जल्दी पहुंच जाऊँगा, नहीं। ट्रेन के अंदर आप जितना भी दौड़िए, जब ट्रेन पहुंचेगी तभी आप वहाँ पहुंचेंगे, ठीक। तो आपके पिता के कर्म भी आपके लगते हैं? हाँ, लगते हैं। जैसे हमारा डीएनए जुड़ा होता है ना, हमारा डीएनए हमारे माता पिता से जुड़ा होता है, उसी तरह हमारा हॉरोस्कोप भी हमारे फैमिली से जुड़ा होता है, हमारे एंसेस्टर से जुड़ा होता है। हम बोलते हैं नहीं ये आपको पितृ दोष है, आपके एंसेस्टर का दोष है। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ये कर्म भी आप जिस आदमी से रिलेटेड हो रहे हैं, जिस आदमी से जुड़े हो इस लाइफ में, वो आपके कहीं ना कहीं कर्म के भागी हुए, तभी आप उनके साथ हो आज। तो कोई कर्म किया आपने, तो आपके दादाजी ने किया, वो उस कर्म का पूरा ये नहीं कर पाए, तो वो फिर आपके पिताजी के हॉरोस्कोप में वो रिफ्लेक्ट होगा। फिर पिताजी भी नहीं कर पाए, पिताजी उसको 50% से 80% तक ले गए, फिर आप 80% से 100% तक आपके चार्ट में रिफ्लेक्ट होगा। तो आपके जो वंशज है उसमें वो ऐसे कंप्लीट होगा। आप अगर वो कर्म पूरा कर देते हो तो वहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर
फिर आपके संतान पे वो नहीं आएगा। जैसे बोलते हैं ना कि अगर ये आदमी, जैसे मैं बोला था, एक रेमेडी दिया था कि आपको किसी क्रूप कन्या से शादी कर लेना चाहिए। अगर वो क्रूप कन्या से शादी नहीं करता है तो वो बाद में दूसरे तरीके से रिफ्लेक्ट होगा उसी के जीवन में। उसकी जो पत्नी आएगी उसका शत्रु बन जाएगी, उसका पैसा लूट पट के चली जाएगी। लेकिन उसी चीज को पहले कर्म को पूरा कर लेते तो फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर आप ये कर्म को पूरा नहीं करोगे तो आपके बच्चे की लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। तो ऐसे कर्म के लिए ऐसे रेमेडी देते हैं जो कार्मिक रेमेडी हो, जो उसको उस कर्म को काटने में जो सहायता करे। तो ऐसे होता है, कर्म आपके एंसेस्टर में घूमते रहती है जब तक आपको डेट देना ही पड़ेगा। जैसे आपको एंसेस्टर का प्रॉपर्टी मिलता है, आपको एंसेस्टर का जो जमीन जायदाद ये सब मिलता है, उस तरह ये कर्म भी मिलते हैं। एक आदमी था, उसका 2 तलाक हुआ था। उसके बहुत प्रॉब्लम चल रहा था क्योंकि उसका जो पास्ट लाइफ था उसमें उसने अपने जो पत्नी थी उस पर ध्यान नहीं दिया था। उसका सारा पैसा उसको घर से निकाल दिया था। तो उसी का कर्म उसको इस जन्म में मिल रहा है कि उसकी पत्नी उसके साथ वो धोखा दे रही है। तो ये आप ही का कर्म है, ऐसे घूमते रहता है। तो ये कार्मिक चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है रेमेडी देने के पहले। आप डायरेक्ट रेमेडी सीखना चाहते तो सीख सकते, लेकिन फिर कभी आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है सीखना। एक सवाल है कि किसी भी व्यक्ति की मतलब वर्तमान स्थिति का पता कैसे लगाएं? किसी भी व्यक्ति के वर्तमान स्थिति का पता कैसे लगाएं? वर्तमान स्थिति का क्या पता लगाना? वर्तमान स्थिति का कैसे पता करेंगे? हाँ, इसके तो ये एक चीज होता है, पहले आप ये चीज करना सीखिए कि हॉरोस्कोप देख कर प्रेडिक्शन करना पहले सीखिए। इसके बाद होता है टाइमिंग द इवेंट्स, ना ये चीज लाइफ में कब होगी, ना कब संतान की कब विवाह होगा, जैसे लोग पूछते हैं कब नौकरी लगेगा, कब संतान की प्राप्ति होगी, ये घटना कब होगा, कब एक्सीडेंट होगा। ये इसके हायर लेवल की चीज़ है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पहले यही नहीं सीख के वही चीज़ सीखना चाह रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ना आप ये चीज़ सीख पाएंगे और ना वो चीज़ कर पाएंगे। तो इसके आगे का जो चीज़ है वो दशा सिस्टम है। बहुत सारे दशा सिस्टम है। जैसे आपको यहाँ पे चार्ट में मैंने उस दिन में 70 दशा सिस्टम दिखाया था। ऐसे करके काल चक्र दशा सिस्टम होता है, योगिनी दशा सिस्टम होता है, ऐसे बहुत सारे दशा। और हर दशा सिस्टम से हम लोग टाइमिंग निकालते हैं, कोई भी इवेंट के होने का क्या टाइमिंग है। तो ये भी सीखेंगे, लेकिन पहले ये चीज़ सीखिए, पहले निकाले कि इवेंट क्या है, उसके बाद निकालेंगे ना टाइमिंग ऑफ इवेंट क्या है। तो जब तक आप ग्रह के बारे में नहीं समझेंगे, राशियां के बारे में नहीं समझेंगे, घर के बारे में नहीं समझेंगे, तो टाइमिंग तो बहुत दूर की बात है। तो सब धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर दशा के बारे में यहाँ पे हम समझा नहीं सकते। एक दशा के बारे में क्लास ले तो एक दशा का ही 30 दिन का क्लास होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं सीखेंगे, कभी मन में ये मत सोचिए कि मैं नहीं सीख पाऊंगा। आपको बस वो लगन होना चाहिए। आप जैसे सिखा रहे हो वैसे सीखते चलिए, इसके बाद अपने से भी कुछ मेहनत करिए, तो आप सीख पाएंगे अच्छा से। ऐसे बहुत सारे दशा हैं जिससे हम लोग टाइमिंग निकालते हैं। हरे कृष्णा, I took printout of my Kundali from Jagannath Hora software. It gave 10 pages, lot of numeric data called Dasha. Please take class on how to understand this 10 pages. हरे कृष्णा। तो ये बहुत सारे ऐसे दशा, वो 10 पेजेज इसलिए हो जाते हैं कि उसमें बहुत सारे डिटेल दिए हुए रहते हैं। हर डिटेल आपको समझ में नहीं आएंगी। इवन मेरे को भी सारे डिटेल उसमें समझ में नहीं आते हैं फ्रैंकली, क्योंकि उतना ज़रूरत ही नहीं है। अभी उतना डिटेल जानने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें 10 तरह के दशा दिए होंगे, 10 तरह के दशा का टाइमिंग दिया होगा, तो उसको यूज कैसे करना है धीरे धीरे सीखेंगे। हर बार ये ट्रेन में दौड़ने का काम नहीं करिए, आप पहुंचेंगे डेस्टिनेशन, बस ट्रेन में बैठे रहिए, उस टाइम को यूटिलाइज करिए।
तो बहुत सारे दशा सिस्टम होते हैं, वो आप धीरे धीरे करके समझेंगे। ओके, प्रभु जी प्लीज शेयर द चार्ट बोर्ड पिक विच यू शोन इन वन प्रीवियस लेक्चर। चार्ट बोर्ड पिक क्या है एग्जैक्टली, कौन से लेक्चर का है मुझे पता याद नहीं है। चार्ट बोर्ड पिक क्या था? प्रभु जी क्या सूर्य के थ्रू जो राशि है क्या वो गलत है या मान सकते हैं? देखिए मैंने बताया था कि ये जो सूर्य और चंद्र और लग्न, ये तीनों हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। तो लग्न के अनुसार हम लोग सब कुछ देखते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए चंद्रमा का जो राशि है हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि सब कुछ दुनिया की हर चीज़ें हम लोग माइंड के थ्रू ही एक्सपीरियंस करते हैं। इवन आप कोई गुलाब जामुन खाते हो तो गुलाब जामुन का कुछ सुख नहीं है, आपको खाते हो तो आपको माइंड में बहुत अच्छा लगता है। तो ये तीनों राशि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए चंद्र जो राशि में वो राशि हम लोग बोलते हैं, उस राशि के थ्रू प्रेडिक्शन करते हैं। कोई पूछता है मेरा राशि कौन सा, तो चंद्रमा जिस राशि में, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में वो राशि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा उस राशि में कैसा है, कैसे फील करता है, उसके अनुसार फिर प्रेडिक्शन करते हैं। इसी तरह जो सूर्य होता है वो आत्मा का कारक होता है, सेल्फ का कारक होता है। तो सूर्य की राशि जिस राशि में है वो राशि भी बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो और भी सटल लेवल पे हमारे ऊपर काम करता है। आत्मा मतलब आपके एकदम जो इंट्रिंसिक जो नेचर है वो दिखाता है। आपका मोरल वैल्यू क्या है, आप किस वैल्यू सिस्टम पे जीते हो, क्या कैरेक्टर है, वो सब चीज़ें वो सूर्य जिस राशि में उससे पता चलेगा। तो सूर्य का जो राशि है उससे देखिए बहुत सारे प्रेडिक्शन होते हैं, इसलिए आप देखोगे जो पेपर में बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन देते हैं। मेष राशि, आप यहाँ पे जन्मे हो तो आपका कर्क राशि, तो वो सूर्य की राशि के अनुसार बोलते हैं, वो चंद्र की राशि के अनुसार नहीं बोलते हैं। तो आपका जो राशि जब भी जो राशि जब भी कोई पूछता है तो आप चंद्रमा का जो राशि है वो बताते हो, क्योंकि एक्चुअली में वो ज़्यादा कॉमनली यूज होता है, ज़्यादा उससे प्रेडिक्शन होता है। लेकिन पेपर में जो दिखाते हैं वो चंद्रमा के राशि नहीं, वो सूर्य की राशि के अनुसार दिखाते हैं। तो दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों में से ऐसा नहीं कि ये सही और वो गलत है, दोनों ही सही है। हरे कृष्णा, सॉफ्टवेयर में हाउस की स्ट्रेंथ कहाँ देख सकते हैं? सॉफ्टवेयर में भी स्ट्रेंथ देखने का बहुत अलग अलग तरीका होता है हर हाउसेस का। जैसे एक मैंने वो अष्टक वर्ग जो तरीका था वो बताया, और एक भाव बल भी देखते हैं हम लोग। देखिए ये जैसे हाउसेस है हमारा, तो ये जो यहाँ पे आपका बेसिक था, बेसिक के बगल में स्ट्रेंथ है, तो इस स्ट्रेंथ वाला खोलेंगे तो स्ट्रेंथ के अंदर भी बार ग्राफ खुलेगा आपको पहले, फिर उसके बगल में है अदर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे अदर स्ट्रेंथ पे, तो ऐसे ही कुछ खुल जाएगा। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए प्लैनेट लिखा हुआ है, यहाँ पे कर्सर लेकर आइए और राइट क्लिक करिए। जहाँ पे प्लैनेट लिखा हुआ है यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से खुलेगा। तो इसमें देखिए भाव बल बोल के आएगा यहाँ पे नीचे में, ये देखिए ये जो है भाव बल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सभी भावों के, सभी घरों के स्ट्रेंथ को आपको यहाँ पे पता चलेगा। देखिए हाउस लिखा हुआ है यहाँ पे भी, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10, 11, 12। और यहाँ पे देखिए भाव बल, फर्स्ट हाउस का बल कितना है 540.83, फोर्थ हाउस 612.78। तो किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का कम है। जैसे यहाँ पे देखिए फोर्थ हाउस का भाव बल कितना है 612, बहुत अच्छा है, ज़्यादा है। और वहीं पे आप देखिए नाइन्थ हाउस का भाव बल बहुत कम है 373। तो नाइन्थ हाउस ये वाला हाउस होता है, धर्म का हाउस होता है, पिता का हाउस होता है। यानी कि इस हाउस में अगर कुछ अच्छा रिजल्ट भी आना है तो उसको आने में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि भाव बल बहुत कम है, उस रिजल्ट को फ्रक्टिफाई होने में बहुत मुश्किल होगा। जहाँ पे भाव बल बहुत अच्छा है वहाँ पे अगर कोई योगा बन रहा है तो उसका योग का जो फल होगा बहुत जल्दी मिलेगा। इन सब चीज़ों से भाव बल देखते हैं। जैसे मैंने एक बार एग्जांपल बताया था भाव बल का कि कोई
बिजनेस करेगा या फिर कोई नौकरी करेगा, कैसे देखना है, तो ये उसका भाव बल देखेंगे, छठे घर का भाव बल देखेंगे और 12वें घर का भाव बल देखेंगे। छठे घर का जो भाव बल होता है वो डिपेंडेंसी का होता है, नौकर का होता है। वो किसी पे डिपेंडेंट होकर काम करना चाहता है, यानी कि वो सैलरी बेसिस पे काम करना चाहता है। 12 घर जो इंडिपेंडेंस का होता है, एग्जिट का होता है, तो वहाँ पे जो बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग होते हैं, ऐसे लोग बिजनेस करना चाहेंगे। तो ऐसे तो खैर आज हमने बहुत कुछ बेसिक्स कवर किए, लेकिन फिर भी बहुत सारे कुछ कवर नहीं कर पाए। तो आगे के क्लासेस में हम कवर करेंगे, धीरे धीरे करके सीखेंगे, घाय करके सीखना नहीं है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप सीखना चाहते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। और एक चीज़ था कि आप लोगों ने सब कुछ लोग जो थे कल बहुत डोनेशन भी दिए हमारे जन्माष्टमी फंड के लिए, तो उन लोगों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इससे बहुत कल्याण, समाज के बहुत कल्याण का कारण है, बहुत बड़ा काम। क्योंकि इससे जो शिक्षा का जो है, जो वैदिक शिक्षा है वो बढ़ रही है। बहुत सारे लोग दर्शन लेने आते हैं, वो आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, आते हैं, मंदिर देखते हैं, भक्तों का संग लेते हैं, चैंटिंग करना चालू करते हैं, तो उनके लाइफ में बहुत चीज़ें चेंज होने लगती हैं। तो इस काज में आप कंट्रीब्यूट करें तो ये एक बहुत अच्छा काज है। बहुत लोगों ने कुछ जो भी अपने तरफ से हुआ, मुझे तो नाम सबका याद नहीं है, सबने भेजा है, हर किसी ने कुछ न कुछ तो भेजा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और एक चीज़ है, एस्ट्रोलॉजी जब आप सीखते हैं, अभी देखिए जो आगे जो कुछ दिन का जो गैप है, वो आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप प्रैक्टिस करें। जो भी कुछ भी, मैं तो बहुत फास्ट पढ़ा हूँ, मुझे भी पता है कि मैं भी चाहता हूँ कि जो चीज़ हो, जितना चीज़ कवर कर सके करें। कुछ चीज़ें आपको खुद सीखना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीखने से बहुत सारे डाउट आएंगे, आप पूछिए। लेकिन ये जो समय मिल रहा है, जो कुछ भी पीछे रह गया है या कोई चीज़ समझ नहीं पाया, फिर से वो लेक्चर सुनिए, फिर से वो नोट से रेफर करिए, एक प्रिंट आउट लीजिए, देखिए, अच्छा से समझने की कोशिश करिए। अगर आप ये सब चीज़ फॉलो करेंगे तो बहुत ईजिली आप एस्ट्रोलॉजी सीख पाएंगे। तो ये समय का यूटिलाइज कर लिया, अगले जो 9-10 दिन के लिए जो गैप है उसमें प्रैक्टिस किया। ऐसा नहीं कि अभी गैप है तो अभी सब छोड़ दिए, फिर अगले 10वें दिन का क्लास में आया तो सब कुछ नया लगेगा, फिर लगेगा कि मैजिक चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा चीज़, एस्ट्रोलॉजी आप सीखते हैं, आपको अपने लाइफ को ही बहुत सुधारना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ को नहीं सुधारेंगे तो दूसरे को लाइफ को सुधारने में बहुत मुश्किल होगा। मोड ऑफ गुडनेस में रहिए, हर चीज़ पे ध्यान दीजिए, ग्रेटफुल रहिए ना, ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञता रहिए ना। आपकी लाइफ में बहुत कितनी अच्छी चीज़ हो रही है, अगर ये सब चीज़ें आप नहीं रहेंगे तो आपका खुद का लाइफ अच्छा नहीं रहेगा ना। बहुत सारे जो रेमेडी होते हैं वो बोलते हैं हम वहाँ पे जाके पश्चाताप करें, यही एक रेमेडी है। क्या रेमेडी है? जाके पश्चाताप करें। क्यों? क्योंकि वो कृतज्ञ नहीं था, इसलिए उसको अभी पश्चाताप करना पड़ रहा है। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया, आप देखोगे सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे ऐसी चीज़ जिसके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। आप 10वें फ्लोर पे बैठे हो, वहाँ पे पानी आ जाता है, आप पहले इमेजिन करो आपको 10वें फ्लोर पे हो, अगर पानी ज़मीन से लाना है तो नीचे लेके बाल्टी ला के जाओ, पीने के लिए पानी लेके आओ, नीचे बाल्टी लेके जाओ, खाना बनाने के लिए पानी लेके आओ, नहाने के लिए, कितना प्रॉब्लम होता है। आप वहाँ पे बैठे हो, बटन दबाते हो, पानी टंकी में आ जाता है, नल से गिरता है। ये भी एक चीज़ है जिसके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सुबह उठते हो, आपको कल का जो कुछ हुआ सब याद रहता है। हो सकता है मान लो आप सुबह नींद से उठे हो, सब कुछ भूल गए, कल तक जो भी सीखा था, तो इसके लिए भगवान को आप थैंक यू बोल सकते हो कि भगवान ने हमको सुबह उठाया और सब कुछ याद है। आप बेड पे आराम से सोते हैं, आप करवट ले लो, कितने लोग चल नहीं पाते हैं ना। तो आप सुनो कि भगवान ने आपको ऐसा शरीर दिया, ऐसा बॉडी दिया कि सब कुछ काम कर रहा है ना? शरीर में सब अंग काम कर रहे हैं, हम करवट ले पा रहे हैं, हम आराम कर पा रहे हैं। तो हर चीज़ के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जब एक आप एक बुक है रॉबिन शर्मा की, 5 AM क्लब कुछ ऐसे बोल के, अब देखो उसमें उसने ये लेसन्स कितना अच्छा दिया है। जो बेसिक जो है वो नेचर कि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए चीज़ों के प्रति लेके।
तो इससे क्या होता है, आपका आपका लाइफ इम्प्रूव होता है। जब आपका लाइफ इम्प्रूव होता है तभी आप ये सब चीज़ों को सीख पाते हो। जब आप खुद अपना स्पिरिचुअल स्टैंड नहीं बनाओगे तो दूसरे को कैसे दे पाओगे ना? खुद आप अगर अगर साधना करके अपने आप को नहीं बनाओगे तो दूसरे को देने में मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था पहले क्लास से कि गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए ना। गायत्री मंत्र किसी स्पिरिचुअल गाइड से लीजिए, उनसे लीजिए और उनको जप करिए। अपने आप को मोड ऑफ गुडनेस में रहिए, ग्रेटफुलनेस में रखिए। अच्छे खान पान, अच्छा रहन सहन, अच्छा जो भी अच्छा बोलना, ग्रेटफुल रहना, ये सब चीज़ें ये आपके एनर्जाइज करती है, आपको एनर्जी देती है, आपको नेगेटिविटी से दूर रखती है। जब आप इस मोड में जीते हो तभी कोई भी स्पिरिचुअल सब्जेक्ट आपको समझने में आसानी होती है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। बहुत डिफरेंस होता है, बहुत बहुत। कोई आदमी पैशन और इग्नोरेंस में रहता है और कोई आदमी गुडनेस में रहता है, वही चीज़ें सीखता है, बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप लोग ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं जस्ट बताना है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें करना चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें आप जब आप अपने लाइफ में ऐड करते हो तो आप बहुत सारे ब्लेसिंग्स ऐड करते हो, बहुत सारे कर्मा आपके ऐसे ही नलीफाई होते हैं सिर्फ ये छोटे छोटे चीज़ करने से ना। जैसे ही आप सात्विक खाना लेना चालू करते हो, सात्विक फूड लेना खाना चालू करते हो, प्रसादम भगवान को ऑफर किया, प्रसादम लेना चाहते हो, ऐसे ही बहुत सारे कर्म आपके कर जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप प्रैक्टिस करिए। कोई भी दिक्कत होता है पूछिए, प्रैक्टिस करिए, यही मेरा राय है। अगले 10 दिन का अच्छा से यूटिलाइज करिए। और उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो कोई डोनेशन या कंट्रीब्यूशन किया जन्माष्टमी के लिए। कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। मैंने कल नंबर दिया था, मेरा भी फ़ोन नंबर दिया था और दास लोग का भी नंबर दिया था, तो किसी के भी नंबर पे भेज सकते हैं। और किसी का भी नंबर है आपके पास तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जन्माष्टमी में आप यहाँ पे आ भी सकते हैं। हमारा छोटा सा गुरुकुल है, आप देखिए यहाँ पे अच्छा लगे। बहुत बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, मतलब कि बहुत ही विलेज एरिया में, शहर से दूर, कोई गाड़ी कोई पॉल्यूशन नहीं, बगल में नदी है, जंगल है पूरे जंगल में बसा हुआ है। भगवान का मंदिर है, गौशाला है, लाइब्रेरी है, यज्ञशाला है और जन्माष्टमी तो है। अगर आप नहीं भी आ सकते तो भी अपने घर पे अच्छा से जन्माष्टमी मनाइए। अपने रिलेटिव्स को, अपने पड़ोसी को इनवाइट करिए, या कोई मंदिर है तो वहाँ जाके सेलिब्रेट करिए और अपने जन्म है उसको सार्थक करिए। हरे कृष्णा।